हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। आज हमने बहुत ही स्पेशल टॉपिक लिया है, एकात्मक और संघीय सरकार के बीच क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एकात्मक सरकार क्या होती है ना, और संघात्मक सरकार क्या होती है। तो एकात्मक सरकार प्रत्येक देश में एक होती है और संघ सरकार जो होती है देश में अलग है, यानी केंद्र और राज्य के बीच बटी हुई जो सरकार होती है उसे संघीय सरकार कहते हैं। एकात्मक सरकार जो होती है वो छोटे देशों के लिए होती है ना। छोटे देश जहाँ पे जनसंख्या कम हो, जहाँ पे भिन्नता ना पाई जाती हो, भाषा, जाति, धर्म या संस्कृति को लेकर के, वहाँ पे एकात्मक शासन अच्छा माना जाता है। लेकिन जहाँ पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पे संघीय सरकार ही सर्वोच्च होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके बीच क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर जो है हमारा, वो है शक्तियों के बीच अंतर। ठीक है, शक्तियों के बीच अंतर कैसे होगा कि एकात्मक सरकार या फिर शासन प्रणाली में जो शक्तियां हैं वो किसके पास होंगी, केंद्र सरकार के बीच, या केंद्र सरकार के पास में ही संपूर्ण शक्तियां निहित होती है, केंद्र सरकार सर्वोपरि होती है। लेकिन जहां पे संघात्मक शासन प्रणाली है वहां पे जो शक्तियां हैं वो कहां पे होंगी, केंद्र और राज्य सरकार। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विवरण होगा, यानी कि हमारी जो शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्य के बीच बटी हुई होंगी। ठीक है, अब अगला अंतर क्या है दोनों के बीच में, सर्वोच्चता का अंतर, यानी कि केंद्र और राज्य, यानी एकात्मक और संघात्मक सरकार में कौन सर्वोच्च है। तो एकात्मक शासन प्रणाली में जो व्यवस्थापिका होती है वो संप्रभु होती है, यानी सर्वोच्च होती है। संप्रभु मतलब सर्वोच्च होना, मतलब कि व्यवस्थापिका जो है वो सर्वोच्च होती है, वही कानून बनाती है और अपनी इच्छा अनुसार कानून बना सकती है, किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। वहीं जो हमारी संघात्मक सरकार होती है उस शासन प्रणाली में संविधान में सर्वोच्च होता है और संप्रभु की इच्छा कानून नहीं हो सकती है। ठीक है, इसमें जनता का भी उतना ही अधिकार होता है, केंद्र और राज्य भी अपने आप में शक्तियों का निर्माण करने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक है, तो संप्रभु की इच्छा कानून नहीं बन सकती, सभी का स्वीकृति होना आवश्यक माना जाता है। फिर अगर हम बात करें कानून प्रणाली में क्या अंतर है, तो कानून या विधि प्रणाली में क्या अंतर है दोनों के बीच की, जो एकात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कानून सर्वोपरि होता है, यानी केंद्र, चूंकि एक ही शासन प्रणाली है तो केंद्र ही सर्वोपरि होगी, वो जैसा भी कानून बनाएगी उसे लोगों को मानना पड़ेगा, मतलब लोग बाध्य होंगे मानने के लिए। लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरे कानून की व्यवस्था की गई है, मतलब कि केंद्र के लिए भी कानून व्यवस्था बनाई जाएगी और राज्यों के लिए भी, दोनों के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था का निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए दोहरा कानून होगा, केंद्र और राज्य के बीच बटा हुआ। अगला अगर हम बात करें अंतर की, कि संविधान के प्रकार में अंतर है। अब संविधान के प्रकार का मतलब क्या है कि एकात्मक राज्यों में संविधान लिखित, अलिखित अथवा कठोर या लचीला किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, लिखित आप लोग जानते हैं कि जैसे भारत का संविधान है लिखित है, निर्मित है। अलिखित संविधान जैसे कि अमेरिका के संविधान, कुछ बातें उसमें अलिखित रूप से बताई गई हैं। कठोर और लचीला का मतलब है, कठोर मतलब जिसमें आसानी से परिवर्तन ना किया जा सके, लचीला मतलब कि जिसमें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। तो किसी भी प्रकार का हो सकता है एकात्मक सरकार में, है ना, संविधान। लेकिन जो संघात्मक शासन प्रणाली है वहां पे संविधान कैसा होगा, कठोर एवं लिखित होगा, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके, है ना, और प्रत्येक व्यक्ति की उसमें इच्छा निहित होनी चाहिए। तो कठोर और लिखित संविधान होना अत्यंत आवश्यक है। कठोर होगा तो उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, मतलब एक विशेष विधि के अनुसार ही इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और लिखित होने पर लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए सरकार से बोल सकते हैं, उनके लिए आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, अगला है संविधान के संशोधन में अंतर। अब संशोधन में कैसे, कि एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान का संशोधन जो है वो व्यवस्थापिका द्वारा साधारण कानून की भांति हो सकता है, मतलब साधारण कानून या फिर साधारण विधि से आसानी से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संघात्मक शासन में संविधान में जो संशोधन है वो एक जटिल प्रक्रिया होती है, मतलब कि विशेष परिस्थिति में ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जिसके लिए 2/3 बहुमत का होना अत्यंत आवश्यक है। और जब तक अधिक से अधिक लोगों की स्वीकृति नहीं होगी और विशेष परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होगी तब तक इसमें परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
तो संविधान में संशोधन मतलब कि संघात्मक प्रणाली में जटिल होता है संशोधन की प्रक्रिया, जबकि एकात्मक प्रणाली में बहुत ही सरल तरीके से या साधारण कानून से भी संशोधन किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम न्यायपालिका के कार्य में क्या अंतर है। तो एकात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका का कार्य निर्णायक नहीं होता है, मतलब कि वो पूरी तरह से सर्वोच्च नहीं है निर्णय देने के लिए। वह ये देखती है कि व्यवस्थापिका द्वारा कानूनों का पालन तथा क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये देखने का काम न्यायपालिका का है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें संघात्मक शासन प्रणाली को, तो संघात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका संविधान की धाराओं के विरुद्ध कानून बनाए गए हों अगर, तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है, मतलब कि वही कानून स्वीकृत किया जाएगा जो कि लोगों के हित में होगा, है ना। अगर लोगों के हित में नहीं है या संविधान के विरुद्ध कोई कानून बना हुआ है तो उसे न्यायपालिका स्वीकृति नहीं देगी, बल्कि अवैध या अमान्य घोषित कर देगी। तो इन दोनों में क्या अंतर है कि एकात्मक सरकार में क्या होता है, जो न्याय होता है वो पूरी तरह से ये देख कर दिया जाता है कि वो ठीक है या नहीं है, उसका पालन हो रहा है कि नहीं, जबकि आपका संघात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका किस प्रकार से काम करती है, अगर कोई कानून सही नहीं है संविधान के लिए या संविधान के विरुद्ध है तो उसे अवैध घोषित करने का पूर्ण अधिकार रखती है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। अगला है क्षेत्र में अंतर। तो एकात्मक शासन जो है वो छोटे क्षेत्र वाले देशों के लिए उपयुक्त होता है, जहां पे भाषा और संस्कृति में एकता पाई जाती है ना। जहां पे कम जनसंख्या होगी, एक ही जाति या एक ही भाषा के लोग अधिक होंगे, वहां पे एकात्मक सरकार बहुत ही इजी तरीके से काम कर सकती है। लेकिन जहां पे संघात्मक शासन प्रणाली होती है तो वो विशाल देशों के लिए उपयुक्त होती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग भाषा के लोग होते हैं, अलग संस्कृति के लोग होते हैं, उनमें विभिन्नता पाई जाती है। जैसे हम बात करें भारत देश की, भारत देश का हर राज्य अलग जाति, अलग भाषा, अलग क्षेत्र और अलग संस्कृति से भरा पड़ा है। यहाँ पे अलग अलग जाति, भाषा और संस्कृति के लोग निवास करते हैं, इसलिए उनकी अपनी अपनी भिन्नताएं होती हैं। तो विभिन्नता में एकता होती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे संघात्मक शासन प्रणाली में संघात्मक सरकार होती है, यानी केंद्र और राज्य की शक्तियां बटी हुई होती हैं और केंद्र और राज्य अपने अपने तरीके से शासन व्यवस्था को चला सकते हैं। ठीक है। अगला है निरंकुशता। निरंकुशता मतलब जो अपनी इच्छा अनुसार निरंकुश होकर शासन कर सके, जिस पर कोई अंकुश ना लगाया जा सके, है ना। तो एकात्मक शासन प्रणाली में जो शासक है यानी जो राजा होता है वो कैसा होता है, राजा निरंकुश होता है राजा, क्योंकि उस पर संविधान द्वारा प्रबंधकों का अभाव होता है, यानी किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। वहीं पे संघात्मक शासन प्रणाली में शासक के अधिकार जो है वो संविधान द्वारा प्रतिबंधित होते हैं, मतलब संविधान द्वारा उन पर अंकुश लगाया जाता है और वह निरंकुश नहीं हो सकते क्योंकि उन पर निगरानी रखी जाती है। और ये निगरानी कौन रखता है, हमारा संविधान, और संविधान द्वारा बनाया गया जो कानून है उसके द्वारा शासक पर निगरानी रखी जाती है, अंकुश रखा जाता है। इसलिए संघात्मक सरकार बड़े देशों में महत्वपूर्ण माना जाता है और आवश्यक माना जाता है, छोटे देशों के लिए एकात्मक सरकार। ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार से इसमें किसी टॉपिक में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।